आज का हमारा टॉपिक है ईओक्यू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब ईओक्यू पढ़ने से पहले, ईओक्यू समझने से पहले कुछ बेसिक 5 मिनट की थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट के 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं। एक मटेरियल हो गया, फिर लेबर हो गया, फिर अपना एक्सपेंसेस हो जाता है। तो जो मटेरियल है, तो मटेरियल से जुड़े हुए जो डिसीजन होते हैं वो ईओक्यू के थ्रू लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कोई कंपनी है, सपोज कर लो। ठीक है, मान लो अपने ही एक शर्ट मेकिंग कंपनी है, तो हम अपना रेडीमेड शर्ट बना के मान लो बेचते हैं। तो अब एक शर्ट बनाने में 2 मीटर एवरेज कपड़ा लग रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए पहले तो हम ये एस्टिमेट करेंगे कि भैया हमको साल भर में कितनी शर्ट बनानी, अपनी डिमांड पता करेंगे। तो मान लो पता लग गई, हमारा लगा कि हम भाई मैं एक साल में हम 1 लाख शर्ट बेच सकते हैं। तो अपना 1 लाख शर्ट हमें बनाना है। अब हर शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगना है, तो हमें कितना कपड़ा खरीदने की जरूरत पड़ेगी साल भर में? 2 लाख। 2 लाख मीटर कपड़ा आएगा। लेकिन मुसीबत इसकी है कि क्या 2 लाख मीटर कपड़ा एक ही बार में खरीद के रख लिया जाए, साल भर यूज करें, या फिर और भी ऑप्शन हो सकते हैं कि 1-1 लाख करके 6-6 महीने में 2 बार खरीद लें, 50-50 हजार करके 3-3 महीने में 4 बार खरीद लें, साल भर का काम पूरा हो जाएगा। या महीने के महीने खरीदें या डेली डेली खरीदें। अब इसमें फर्क किस बात का आ रहा? तो एक तो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि हम इकट्ठा खरीदेंगे तो हमें हो सकता है कुछ क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाए। वो पॉइंट तो रहता ही रहता है, लेकिन उस पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि मान लो कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, कपड़ा वाला कह रहा है भैया चाहे 50-50 कर खरीदो, चाहे 1-1 लाख कर खरीदो, चाहे 2 लाख इकट्ठा खरीद दो, हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। कपड़ा 50 रुपए मीटर है, 50 रुपए मीटर ही देंगे। तो वो चीज तो फिर इस चीज में लगने वाली नहीं है यहाँ। तो थोड़ी दिन के लिए डिस्काउंट को किनारे कर देते हैं कि मान लेते हैं डिस्काउंट नहीं है पिक्चर में। तो अगर डिस्काउंट को पिक्चर से हटा दिया जाए तो फिर क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो देखो बेटा, अगर हम 2 लाख मीटर कपड़ा एक ही बार में खरीद लेते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी? और अगर दूसरा एग्जाम्पल 50-50 हजार करके हम अगर 4 बार में खरीदते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी? अब जो मटेरियल होते हैं, इससे जुड़े हुए 3 खर्चे होते हैं। एक हो जाती है हमारी परचेज कॉस्ट, जो सामान खरीदने की कॉस्ट हो गई। दूसरी हो जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरी क्या हो जाती है हमारी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और तीसरी हो जाती है कैरिंग कॉस्ट। अब इन तीनों को भी समझना पड़ेगा कि होती क्या है। परचेज तो सिंपल है कि जो पैसा जाएगा सामान खरीदने में, वो कॉस्ट हो गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट। अब तुमको कोई सारा ऑर्डर प्लेस करने में क्या कॉस्ट लगती है? प्रैक्टिकल लाइफ में लगती है। ऐसे तो आप ऑर्डर फोन उठाते हो, किसी को ऑर्डर देना होता है, बता देते हो कि भैया इतना बना के रखो, हम आ रहे हैं लेने। वो मान जाता है क्योंकि आप 1-2 क्वांटिटी कहते हो। हमारी आपके घर के आसपास दुकान है कोई, तो उससे कह दिया आपने किराने वाले, भैया 2 किलो चीनी तोल के रखो, हम आ रहे हैं जरा। तो जानता है तुम नहीं लेकर, नहीं भी लेने आए, किसी और को बेच देंगे, इतना कुछ घाटा नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ऑर्डर देना हो, कहते भैया 2 लाख मीटर कपड़ा बना के रखो, हम आ रहे हैं लेने, 2 दिन में भिजवा देना, पैसा दे देंगे, और बाद में ना लें तो वो तो मर जाएगा आदमी। तो इसलिए ऐसे कोई फोन पे ऑर्डर नहीं मांगता। ऑर्डर देने के लिए क्या होता है? एक परचेज ऑर्डर निकलता है A4 साइज के पेपर में, 2-3 पन्ने का अपना परचेज ऑर्डर कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस कपड़े की, ये कलर चाहिए, ऐसा फैब्रिक चाहिए, सब डिटेल में लिखते हैं। फिर नीचे टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं कि पेमेंट हम कैसे करेंगे, कितने दिन के अंदर करेंगे, और कोई डिस्प्यूट हो गया तो कहाँ सेटलमेंट होगा, ये सब टर्म एंड कंडीशन के अंदर लिखा जाता है। तो मतलब 2-3 पन्ने का बनता है, और उसकी बनाई जाती है डुप्लीकेट कॉपी, मतलब 2 कॉपी। फिर दोनों कॉपी एक लिफाफे में डाल के उसके पास भेजेंगे। उन दोनों ही कॉपी में हम अपने साइन कर देंगे। जब उसके पास पहुंचेगा तो उन दोनों कॉपी में वो भी साइन करेगा, और फिर एक कॉपी हमको फॉरवर्ड कर देगा, जैसे कि प्रैक्टिकली एग्रीमेंट में होता है। लेकिन इसकी डबल कॉपी बनती है, जिससे एक कॉपी वो अपने पास रखे और एक कॉपी तुम अपने पास रखो। तो फिर हो जाता है प्रॉपर आपका कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप हो जाते हो बाध्य। अगर आप नहीं लेते हो ऑर्डर देने के बाद, तो वो कोर्ट में खरीद सकता है कि आपको जबरदस्ती माल देगा, पैसा लेगा। और अगर वो देने से मना कर दे तो तुम उसको कोर्ट में खरीद सकते हो कि भैया जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका तो माल काहे नहीं दोगे, और नहीं दोगे तो कंपनसेशन दो। तो मतलब दोनों आदमी हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट खर्चा हो गया। पेपर छप रहे हैं, फिर अपना लिखा पढ़ी हो रही, तो 10-20-50 रुपया खर्चा होगा एक ऑर्डर देने में। ठीक है, तो ये हो जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक तीसरी होती कैरिंग कॉस्ट, या इसको इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं।
तो अगर आप सामान इकट्ठा परचेज कर लोगे तो उसको रख रखाव के खर्चे नहीं होंगे, रख रखाव खर्चे होंगे। जैसे एग्जांपल समझो, मान लीजिए जो ब्रेड का पैकेट होता है वो 3-4 दिन चल जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके घर में 4-5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं और आपके यहाँ डेली एक पैकेट ब्रेड का कंजम्पशन है, तो आपने सोचा अगर 3-4 दिन लाइफ है तो 4 पैकेट इकट्ठा ना खरीद लाई, लेकिन 3 पैकेट संभाल के रखने पड़ेंगे, कहीं चूहे ना खुतर दें, कहीं कुछ ना हो जाए, समझ रहे हो, कहीं ज्यादा गर्मी में रख दोगे तो खराब हो जाएंगे, तो उनके रख रखाव में भी आपको पैसे। तो अगर 2 लाख मीटर कपड़ा इकट्ठा खरीद लेंगे तो बड़ा गोडाउन चाहिए, बड़ा सेफ्टी चाहिए उसके लिए, और अगर 50,000 खरीदते हैं तो कम चाहिए, और अगर 1,000 खरीदते हैं तो बहुत कम चाहिए। तो यानी इस पर डिपेंड होता है हमारी कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब, कैरिंग का मतलब ही होता है हिंदी अर्थ रख रखाव के खर्चे। इस कैरिंग कॉस्ट के अंदर मतलब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वेयर हाउस जहां आप उसको रखोगे, ठीक है, रेंट वगैरह, वो उसका वेयर हाउस का रेंट वो भी कैरिंग कॉस्ट के अंदर ही आ जाएगा। अगर इस गुड्स का आप इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस में जो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा वो भी कैरिंग कॉस्ट का ही हिस्सा है। अगर आप पैसा उधार लेके माल परचेज करते हो तो जो उसका ब्याज पे करोगे वो भी कैरिंग कॉस्ट का ही हिस्सा है। तो कैरिंग कॉस्ट में 3-4 खर्चे आ जाते हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है ना। कोई अगर मान लो छोटी मोटी खराबी हो जाती है, टूट फूट हो जाती, चोरी चमारी हो जाती है, तो उसमें जो आपका नुकसान होगा वो भी कैरिंग कॉस्ट की कॉस्ट में ही शामिल किया जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट पे ये एग्जांपल्स हैं। तो कैरिंग कॉस्ट में इसीलिए इसका नाम क्या, रख रखाव के खर्चे। तो कोई एक खर्चा नहीं है, रख रखाव के जो भी खर्चे होंगे इसी में आएंगे। अब देखो होता क्या है कि अगर आप 2 लाख एक बार में खरीदते हो, जितना माल आप एक बार में खरीदोगे इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे 5 चीजें मंगा ली कोई, तो बोलते हैं ऑर्डर क्वांटिटी कितनी, 5। 10 मंगाते हो तो 10 है। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगाए, सिंपल एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी है, 2 लाख। यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 50। तो अगर ऑर्डर क्वांटिटी आप ज्यादा रखते हो, जैसे यहां कितनी रखी हमने एक एग्जांपल में, 2 लाख, तो अगर ऑर्डर क्वांटिटी आप ज्यादा रखते हो तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कम लगेंगे। जैसे हमें साल भर में 2 लाख चाहिए तो यहां हमको एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा ना, और 50-50 करके मंगाते तो कितने बार करने पड़ेंगे ऑर्डर, 4 बार। तो अगर 25-25 हजार मंगाए तो 8 बार करने पड़ेंगे। तो अगर मान लो एक बार ऑर्डर देने में 100 रुपए खर्चा होता है, तो यहां साल भर में ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ 100 रुपए की खर्चा होगी। यहां पे आपकी खर्चा होगी 400 रुपए की, यहां खर्चा होगी 800 रुपए की। तो मुद्दा ये निकला कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी आप ज्यादा रखते हो, क्या बताया हमने कि ऑर्डर क्वांटिटी आप ज्यादा रखते हो, अगर आपकी क्या होती है, ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, अगर ऑर्डर क्वांटिटी आप ज्यादा रखते हो तो आपकी क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी। ऐसे चलता है इसका सीन। ये हमारी क्या है, टोटल ऑर्डरिंग। समझ में आया, ग्राफ प्रेजेंटेशन समझना बहुत, जो जितना अच्छा समझोगे उतनी चीजें आप कर पाओगे। बाकी फॉर्मूला वॉर्मूला तो होता ही, वो लग जाएगा, सवाल लगा लेता है हर आदमी, समझना ज्यादा जरूरी। दूसरी बात जो हमने कैरिंग कॉस्ट बताई थी, ये उल्टी होती है। अगर ज्यादा माल आप इकट्ठा खरीदोगे तो बड़ा वेयर हाउस चाहिए, ज्यादा कॉस्ट लगेगी। कम माल एक बार में खरीदोगे तो कम कम लगेगा। 25,000 के लिए छोटा गोडाउन चाहिए, छोटा रेंट 2,000 रुपए। 2 लाख के लिए बड़ा गोडाउन 20,000 रुपए किराया जा रहा है। तो ये चलती है उल्टा, यानी जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे ये आपकी क्या होती जाएगी, कैरिंग कॉस्ट चली जाएगी। तो एक चल रही एडवर्स, एक चल रही फेवरेबल, तो इसलिए चुनाव नहीं हो पाता है सिंपल कि भाई कितनी क्वांटिटी रखी जाए। और जिस पॉइंट में ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एक परिभाषा ये हो गई कि जहां पे हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ये भी परिभाषा सही है। दूसरी परिभाषा है, इकोनॉमिक का अर्थ होता है सस्ता, ऑर्डर क्वांटिटी का अर्थ होता है कि ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी डालोगे। तो एक ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर वाली जो आपको सस्ते की ओर ले जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे कि अगर आप बाइक वगैरह चलाते होगे तो बाइक के मीटर में एक जगह लिखा होता है इकोनॉमिक। हमारे पास एक्टिवा है तो हम एक्टिवा का जानते हैं, हमारे एक्टिवा में लिखा है जहां 40-50 का होता है उसी जगह लिखा होता है इकोनॉमिक। इसका मतलब है कि एक्टिवा ये कहना चाहती है कि अगर आप 40-50 की स्पीड में चलोगे कॉन्टिन्यूअस तो आपका इकोनॉमिक फ्यूल इफिशिएंसी होगा। समझ रहे हो,
सबसे सही फ्यूल कंजम्पशन आएगा आपका। और अगर आप इससे तेज चलते हो या धीमे चलते हो तो फ्यूल आपका कंजम्पशन ज्यादा लगेगा टेक्निकली, समझ रहे हो। तो इकोनॉमिक का मतलब होता है क्या, सस्ता यानी किफायती। सस्ता तो नहीं होता, इसका हिंदी डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो आएगा किफायती। तो इकोनॉमिक का मतलब जो किफायती पड़े, मतलब सस्ता पड़े, सिंपल। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अर्थ सिंपल ये हो गया कि एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिससे हमारा क्या हो, ओवरऑल कॉस्ट सस्ती पड़े। ओवरऑल कॉस्ट का मतलब इन तीनों कॉस्ट का सम, इन तीनों कॉस्ट का सम। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जहां पे हमारी इन तीनों कॉस्ट का सम यानी टोटल परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम क्या हो, मिनिमम रहे, कम से कम रहे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर। तो समझ में आया, क्योंकि ऐसे तो कॉम्बिनेशन 500 बनाने पड़ेंगे। अगर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला ना होता तो तुम पहले क्या करते, एक बार सोचते चलो 2 लाख एक बार में मंगा के देखते हैं क्या कॉस्ट लग रही साल भर में। फिर तुम 50-50 करके एक बार कॉम्बिनेशन बनाते, उसका निकालते, फिर 25 का निकालते, फिर 10 का निकालते, कितने कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन बन जाते। और सबकी हर बार हम कॉस्टिंग करते कि अगर ऐसा करते तो क्या खर्चा आएगा, वैसा करते तो कितना आएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इन सब चीजों से निजात दिला देता है। एक फॉर्मूला लगाते हैं और सीधा एक क्वांटिटी बता देगा और वही सबसे बेस्ट क्वांटिटी होगी, उतना ही उतना करके हम हर बार मंगाते रहे। मीनिंग समझ में आ गया, पक्का। यही चीज देखो हमने नोट्स में लिख के दी है आपको। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बताया, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जिसमें क्या होते हैं, 3 चीजें होती हैं। एक हो गई आपकी बाइंग कॉस्ट, जिसको हमने परचेज कॉस्ट लिखा था। दूसरी हो गई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरी क्या हो गई, टोटल कैरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ ऑर्डर, चाहे हम साइज बोले चाहे क्वांटिटी बोले। तो ऑर्डर का साइज यानी क्वांटिटी है, फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कॉरिंग कॉस्ट क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। तो जहां पे कॉस्ट मिनिमम रहे उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिक ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में समझाया गया है कि ऑर्डर प्लेस करने से जुड़े हुए जो खर्चे होते हैं वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आते हैं। इसमें उस स्टाफ का खर्चा भी है जो ऑर्डर पोस्ट करता है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, जैसे मान लो एक मैनेजर रख रखा है कि तुमको ऑर्डर देना है भैया, कहीं ऑर्डर देना हो, तुम पीओ बनाओगे तो उसको महीने की सैलरी देते हो 10,000, तो कहाँ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही शामिल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे होंगे वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा है। गुड्स अगर आता है, माल आता है तो उसको क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि भाई सही आया कि नहीं आया, कोई गड़बड़ हो तुरंत ही वापस कर दे, पैसा ना देना पड़े। तो ये सब क्या है, इंस्पेक्शन उसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है। तो ये कॉस्ट भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा मानी जाती है। वैसे सवाल में ऑर्डरिंग कॉस्ट दे ही रखा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को पता तो होना चाहिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट के बारे में हमने बताया। कैरिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपने माल खरीदा उसको होल्ड करने के खर्चे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री। इसमें देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ गई, जो आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, जो कैपिटल लगा रखी है उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट का मतलब वही जो इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो। स्टोरेज कॉस्ट आ गई, इंश्योरेंस कॉस्ट आ गई, ये आपने बताया। तो ये तो यहाँ पे इसकी हो गई थ्योरी। अब ईओक्यू निकलेगा कैसे। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, जब लिखने के लिए कहा जाएगा तब आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये होता है 2AO डिवाइड बाई सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2AO डिवाइड बाई सी का स्क्वायर रूट। अब इसमें ये ए क्या है, तो ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे अपने एग्जांपल में हमको सालाना, एनुअल का मतलब क्या होता है, सालाना। तो सालाना हमें कितना कपड़ा चाहिए था, 2 लाख। तो ए कितना हो गया हमारे सवाल के हिसाब से, 2 लाख। ठीक है, ये तो एग्जांपल है, जिससे आप एग्जांपल इसलिए बता दिए, इससे आप कनेक्ट बैठा पाओ। तो यहाँ पे हमारा ए कितना हो गया, 2 लाख। सालाना कितना आपको माल चाहिए, क्वांटिटी के फॉर्म में, ये हमेशा क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 लाख मीटर है ना। दूसरी बात ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक बार ऑर्डर करने में क्या पैसा खर्चा हो रहा है। अपने एग्जांपल में हमने बताया था कितने रुपए, 100 रुपए। और तीसरा होता है सी, जो इसका नाम होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसकी हिंदी निकली कि जो माल आप खरीद रहे हो उसका अगर 1 यूनिट हम साल भर के लिए रखें तो उसके रख रखाव में कितने पैसा खर्चा होंगे। 1 यूनिट, 1 मीटर कपड़ा अगर साल भर हम अपने रखें तो उसमें क्या पैसा खर्चा होगा।
तो जैसे 2 लाख का मान लो साल भर का खर्चा है, रेंट पेंट मिला के सपोज कर लो 10 लाख आया, तो 1 मीटर का 5 रुपया बना, तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपए। समझ में आया? ये चीज हमें कैसे चाहिए होगी, पर यूनिट चाहिए, और कैसे चाहिए, पर एनम के फॉर्म में। ये भी चीज कैसे चाहिए हमको, एनुअल फॉर्म में चाहिए। कभी कभी सवाल क्या करता है कि आपको दे देगा चुपके से मंथली रिक्वायरमेंट, लेकिन आपको जब फॉर्मूले में डालना है तो वहां कैसे लिखोगे, एनुअल फॉर्म में। ऐसे यहां कभी कभी चालाकी कर देगा सवाल, हाफ ईयरली बता देगा गुमराह करने के लिए तुमको, मंथली बता देगा, तो तुमको याद रखना है तो भैया ये दोनों आइटम हमें कैसे लेने हैं, एनुअल। अब एग्जाम्पल में ये हमने कॉस्ट आपको नहीं बताई थी, तो लेट कर लेते हैं कि मान लो हमारी कैरिंग कॉस्ट जो पर एनम आ रही है पर यूनिट वो 5 रुपए आ रही है। जैसे एग्जाम्पल बताया, मान लो 10 लाख खर्चा होते तो 2 लाख मीटर है तो 5 रुपए पड़ा। तो इसका ईओक्यू अगर निकाले हम लोग तो कितना निकल जाएगा, 2 × ए का मतलब 2 लाख इंटू ओ का मतलब 100 डिवाइड बाई 5 का अंडर रूट। सॉल्व कर दो कितना आया, सॉल्व करके बताइए बेटा कितना आया ये, 2828। हमेशा ईओक्यू का आंसर का जो आगे का यूनिट रहेगा, यूनिट का मतलब उसके आगे क्या लिखोगे उसको यूनिट बोला जाता है, तो ईओक्यू का जो आंसर का यूनिट रहेगा वो हमेशा वही रहेगा जो ए का है। ए के आगे अगर मीटर लिखा है तो यहाँ पे मीटर, ए के आगे यूनिट है तो ये भी यूनिट में आएगा, ए के आगे किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम में आएगा। कॉमन सेंस है। ठीक है, तो इससे हमें जानते हो क्या पता चला कि भले हमको साल भर में जरूरत कितने की है, 2 लाख की, लेकिन हम कितना मंगाएंगे, एक बार में 2828 मंगाएंगे। इससे हमारी सालाना जो खर्चे आएंगे, बाइंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, वो सबसे कम से कम रहेगी। अगर कोई और विकल्प चुनते हैं तो हमेशा ज्यादा आएगा। ये प्रूफ करने के लिए एक दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। तो ईओक्यू क्या कह रहा है कि बेटा कितना मंगाओ एक बार में, 2828 मंगाओ, और तुम कह रहे हो नहीं हम नहीं मानेंगे इसका, हम 4000 एक बार में मंगाएंगे। तो देख लेते हैं भाई क्या बर्डन आ रहा है। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम 4000 मंगाओगे, और ये कह रहा है कि नहीं नहीं 2828 मंगाइए आप, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में क्या, ऑर्डर साइज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर साइज। तो हमने बताया था कि इस पे 3 कॉस्ट होती हैं। एक तो हो जाएगी क्या बेटा आपकी बाइंग कॉस्ट, एक हो जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक क्या हो जाती है आपकी, इनको निकालने के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, फिर भी बिना फॉर्मूले के समझना चाहो। मान लीजिए जो 1 मीटर कपड़ा है वो हमने अभी बताया था कि 1 मीटर कपड़ा 50 रुपए का मिल रहा। कितने रुपए कपड़े मिल रहा था, 50 रुपए। तो बताओ साल भर में जो कपड़ा खरीदोगे, चाहे तुम बेटा 2828 करके खरीदो, चाहे 4-4 करके दो, साल भर में तुमको 2 ही लाख खरीदना है ना। तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, बाइंग कॉस्ट 2 लाख और इंटू 50 रुपए मीटर। इसकी भी वही आएगी 2 लाख इंटू 50, क्योंकि कोई सस्ता थोड़ी ना दे रहा है, उतने में दे रहा। तो 2 लाख इंटू 50 कर दो कितना आया, 10 लाख। 1 करोड़ आ रहा होगा बेटा, 1 करोड़ आ गया। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट अब देखना पड़ेगा इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करोगे। साल भर में तुमको 2 लाख मंगाना है, और एक बार में तुमने कितना तय किया मंगाने का, बताओ कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, डिवाइड कर लो, 2 लाख डिवाइड बाई 2828 कर लो, 72 मतलब 71 ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है और डिवाइड बाय किससे करेंगे हम, ऑर्डर साइज से। तो कितने ऑर्डर निकले, अभी सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे, अभी मेंटली समझो। तो फॉर्मूले क्या है कि फॉर्मूले बनते ऐसे ही हैं, अपने आप थोड़ी ना आ जाते हैं, दिमाग लगा के सोचो। तो 71 ऑर्डर करने पड़ेंगे, और एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, 100 रुपए। तो यानी साल भर में 7100 रुपए खर्चा होगा। और अगर तुम 4-4000 करके मंगाते हो तो बताओ कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे तुमको, 2 लाख डिवाइड बाई 4000 कर दो, कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, 50। यानी खर्चा कितना होगा, 5000 रुपया। कोई दिक्कत? अब कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, इंटू ऑर्डर साइज और इंटू सी। तो यहां लिखेंगे 1/2, और ऑर्डर साइज यहां कितना है 2828, और सी हमारा कितना है, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है हमारा, 5 रुपीज। इसको सॉल्व कर दो कितना आया, सेम चीज यहां लगाएंगे 1/2 इंटू ऑर्डर साइज दैट इज 4000 रुपए, और इंटू सी 7070, उधर
इनका टोटल कर दो। कितना आ रहा है? 1,14,170। ठीक है। और ये 1,15,000। तो सस्ता क्या पड़ रहा है? थोड़ा सस्ता पड़ रहा नहीं? ये 14,170, यहाँ 15,000 लग रहे हैं। तो अभी बताया था कि यही सस्ता पड़ेगा। 4,000 तुम 5,000 ले लो, 1,000 ले लो, 2,000, कुछ भी लोगे, हमेशा यही जीतेगा, चाहे 2 ही रुपए कम पड़े। तो ये आपकी इतनी हेल्प कर देता है कि आपको एक क्वांटिटी बता देता है, आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते, उतना मंगाए, सबसे सस्ता वहीं पे निकल के आएगा। ये इसका यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आई यहां तक की कहानी? बताओ बेटा, कोई बात अगर ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हो। अब इसमें जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। जैसे ईओक्यू का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने आपको लिख के दिया है यहाँ पे नोट्स के अंदर। क्या फॉर्मूला लिख के दिया है? 2AO डिवाइड बाई सी का अंडर रूट। ए का मतलब क्या है? एनुअल डिमांड या कंजम्पशन, लेकिन किसका? रॉ मटेरियल का, ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल डिमांड या कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल डिमांड या कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ओ का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी का मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। ये भी हमेशा एनुअल में रहेगा और ये भी एनुअल में रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर ये ग्राफ भी अभी आपको समझाया था कि जिस पॉइंट में कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट सब बराबर आ जाए, जिसपे हम कट करेंगे, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू बोला जाता है। कुछ फॉर्मूलों की और जरूरत पड़ती है, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे थे? जो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट थी उसको किससे डिवाइड कर रहे थे आप? ऑर्डर साइज या ऑर्डर क्वांटिटी से। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? एनुअल रिक्वायरमेंट। और एनुअल रिक्वायरमेंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? ए से। तो सीधा लिख दें ए डिवाइड बाई ऑर्डर साइज या ऑर्डर क्वांटिटी। तो एनुअल रिक्वायरमेंट जो कि ए बोला जा रहा था, ए को हम अगर ऑर्डर साइज से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखो बोर्ड पे, अभी जो भी लिखने से छूटेगा आखिरी में लिखवा दिया जाएगा, परेशान मत हो, पहले समझने पे दिमाग लगाओ। अब बैक टू बैक पहले 2-3 सवाल करने जा रहे हैं, फिर आगे बातें करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहां देखो लिखा है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन अ ईयर। तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है और एक क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हम। तो दो चीजें निकाल लेते हैं, एक तो आपको ईओक्यू निकालना है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला बताया था आपको 2AO डिवाइड बाई सी का रूट। इसमें देखो एनुअल कंजम्पशन पर एनम दे रखा है 10,000, तो ये हो गया हमारा ए, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखा है तो ये हो गया हमारा क्या? ओ। और कैरिंग कॉस्ट जो है सी। कैरिंग कॉस्ट नहीं दे रखी। अगर कैरिंग कॉस्ट नहीं दे रखी होती तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर कैरिंग कॉस्ट नहीं दे रखी होती सीधा पर एनम के फॉर्म में, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां आपको लिखना है इफ सी इज नॉट गिवन, या इफ सी इज गिवन इन परसेंटेज, मतलब अगर इसको परसेंटेज टर्म में बताएगा कि 10% है, 5% है, 3% है, तो इसको पैसे में कैसे चेंज करेंगे? तो इफ सी इज गिवन इन परसेंटेज टर्म, तो अगर ये परसेंटेज टर्म में गिवन होता है तो कैसे निकाला जाएगा? फिर सी का फॉर्मूला बनेगा, हमारा परचेज प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है पर यूनिट, और इनटू ये जो सी का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। यानी कुल मिला के ये कहानी आई कि अगर सी परसेंटेज में गिवन है तो उसको परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो फिर कैरिंग कॉस्ट अमाउंट के तौर पे हमारे पास आ जाएगी। तो सी अगर परसेंटेज में दे रखा होगा तो वो परसेंटेज किस पे अप्लाई करेंगे हम लोग, परचेज प्राइस। सिंपल है, मान लो कैरिंग कॉस्ट सवाल कह रहा है 10% है, तो अगर 500 रुपए का सामान आता होगा तो कैरिंग कॉस्ट 50 रुपए लग रही है, 100 रुपए का आता होगा तो 10 रुपए लग रही है। सिंपल सा फंडा है। तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज हमारी आ जाती निकल के। तो यहाँ सी निकालना जाएगा। रॉ मटेरियल का पर यूनिट का प्राइस कितना दे रखा है, 2 रुपए, और स्टोरेज कॉस्ट कितनी दे रखी, 8%। ठीक है, तो फॉर्मूले पे डाल दे रहे हैं 2 इंटू ए हो गया हमारा 10,000 इंटू ओ हो गया 50 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2 रुपए का 8%, तो 2 रुपीज का 8%। अब इसमें पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आ रहा है आपका 2500। हमने बताया था जिस चीज में ए दे रखा होगा आंसर भी उसी चीज में आएगा, यानी 2500 kg। तो हमारा यहां आ चुका है कितना आंसर, 2500 kg। समझ में आ गया ये, बताइए बेटा कोई दिक्कत। दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है अभी बताया था। ए को डिवाइड करना होगा हमें किससे, ऑर्डर साइज से। तो 10,000 साल भर में मंगाना है और एक बार में तुमने 2500 मंगाने का फैसला किया है, तो हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 4 ऑर्डर प्लेस करने मांगते हैं। समझ गए। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। चलो कोई बात नहीं, एक आध सवाल और देखते हैं तो और मजा आएगा। इस सवाल में भी हमको क्या बताना है कि एक समय में कितनी क्वांटिटी परचेज करी जाए, वही होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर से ईओक्यू निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे। एनुअल कंजम्पशन दे रखा है 18,250, तो ये ए हो गया हमारा। ठीक है, ये परचेज प्राइस दे रखा है, और ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए, तो ओ हो गया हमारा 50 रुपए। सी फिर से परसेंटेज में दे रखा है, तो परचेज प्राइस से गुणा कर देंगे इसको, तो 36 रुपए 50 पैसे का 20%। तो 7.3 नीचे लिखना है आपको और इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 इंटू 18,250 इंटू 50 डिवाइड बाई 7.3, और सबका करने के बाद रूट कर दो 500। तो ये आ गया 500। यहाँ आगे यूनिट लिखा है तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, यूनिट। तो एक बार में इनको कितना मंगाना चाहिए, 500। समझ में आ गया बेटा, कोई परेशानी। चलो आगे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर 4-5 टॉपिक हैं छोटे छोटे, उसका एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी के सवाल पहले लगाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके सवाल। आज का टॉपिक है ईओक्यू, तो पहले ईओक्यू के क्वेश्चन खत्म होंगे ना। इस मटेरियल वाले के अंदर कई सारे टॉपिक हैं। एक सवाल देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 14, 2-3 पेज आगे आओगे मिल जाएगा आपको। मिल गया बेटा, चलिए नजरे बोर्ड पे रखिए। एनुअल डिमांड है हमारी कितनी, तो ए हो गया 3200। यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट का मतलब वही कॉस्ट पर यूनिट, चाहे यूनिट कॉस्ट बोले चाहे कॉस्ट पर यूनिट बोले एक ही बात है, परचेज प्राइस को ही बोलते हैं, चाहे यूनिट कॉस्ट बोले और चाहे वो परचेज प्राइस पर यूनिट बोले एक ही बात है। तो परचेज प्राइस 6 रुपए है। कैरिंग कॉस्ट फिर से 25% है, तो इसको आपस में गुणा करना पड़ेगा तो सी आएगा। और प्रोक्योरमेंट का मतलब परचेज करना होता है, ऑर्डर करना होता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए है। एक निकालना है हम लोग को ईओक्यू, तो ईओक्यू का फॉर्मूला जानते हो, 2 इंटू ए इंटू ओ और डिवाइड बाई सी, 6 रुपए का 25%, और इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये आ गया हमारा 800 यूनिट। नंबर ऑफ ऑर्डर का भी फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई ऑर्डर साइज। तो हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 4 ऑर्डर प्लेस करने मांगते हैं। कोई समस्या बेटा। अब आगे इसका फॉर्मूला भी आपने नहीं सीखा, टाइम गैप का। दिमाग लगाओ तो खुद निकाल सकते हो, वरना फॉर्मूला तो बताएंगे ही। टाइम गैप का मतलब क्या बोल रहा है, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डरों के बीच में कितना कितना गैप रखना पड़ेगा। अब तुमने तय किया है कि साल भर में कितने ऑर्डर करोगे, तो बताओ कितने कितने महीने गैप में करोगे। देखो निकाल लियो अपने यहाँ पे, इसमें कुछ दिमाग लगाना।
समझ लो, हर फॉर्मूले के पीछे एक डेरिवेशन होता है, कहीं ना कहीं से बनेगा, कोई ना कोई लॉजिक होता है, वो लॉजिक लगाओ अपने आप फॉर्मूला बन जाता है। वरना जबरदस्ती अगर आदमी दिमाग नहीं लगा पाता तो हर चीज याद करनी पड़ती, कहता नहीं भाई इसका फॉर्मूला होता है, इसे डिवाइड करो आ जाता, मतलब नहीं पता उसको, निकाल रहा है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर में देखो तो कोई अगर मान लो किसी को फॉर्मूला ना पता हो तब भी निकाल सकता है कि भैया हमको 3200 खरीदना है, एक एक बार में 800 खरीद रहे हो तो 4 ऑर्डर लगने पड़ेंगे, इसमें कौन सा जबरदस्ती की फॉर्मूला यादें करे तभी काम चले। तो टाइम गैप कैसे निकाला आपने, 3 महीने। क्या किया आपने 3 महीने निकालने के लिए, क्या प्रोसेस लगाया, कैसे आ गया 3 सीधा, करेक्ट। तो आपने नंबर ऑफ मंथ इन ईयर और डिवाइड बाय क्या कर लिया, नंबर ऑफ, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब ये ध्यान रखना, अगर ऊपर आप 12 लिखोगे तो आंसर मंथ में आएगा। यही ऑर्डर मान लो भी 4 ना होते, मान लो 50 ऑर्डर होते तो क्या करते, 12 डिवाइड 50 करते तो नहीं, फिर आदमी क्या करता है दिन में निकालता है, फिर ऊपर लिखेगा 365 और नीचे लिखेगा ये जितने ऑर्डर आते, तो वो डेज में आंसर आता। ठीक है, तो इसका आंसर डेज में भी आ सकता है, इसका आंसर मंथ में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने ऊपर अगर 12 लिखा है तो आंसर मंथ में आएगा, ऊपर अगर नंबर ऑफ डेज लिख रहे हो तो फिर आपका आंसर किस में आ जाएगा, डेज में आ जाएगा। कॉमन सेंस है ये, समझ में आ गया। तो जहां नोट्स थे आपके तो इसका भी फॉर्मूला लिख रखे हैं, फॉर्मूला जानबूझ के हमने नहीं लिखा जिससे आपको फॉर्मूला डेरिवेट करके बताया जा सके, आप फॉर्मूले समझ पाओ और फिर फॉर्मूले आपको नोट कराए जाएं। तो तीसरा फॉर्मूला होता है टाइम गैप निकालने का, टाइम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन या कितने महीने होते हैं, और डिवाइड करोगे इसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब ये सब देखो फॉर्मूले है थोड़ी ना, फॉर्मूले जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं। तो अगर किसी चीज का आपको मीनिंग पता होगा तो अपने आप आंसर निकल जाता है, फिर उसके लिए बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, छोटे छोटे जहां फॉर्मूले होते हैं। चौथी चीज कभी कभी हमें क्या करनी पड़ती है, एनुअल कॉस्ट निकालनी पड़ती है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी भी बताएंगे हम लोग, तब इस पे वापस आएंगे। अभी के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद होना चाहिए। एक ईओक्यू का, क्या फॉर्मूला है ईओक्यू का, 2AO डिवाइड बाई सी का स्क्वायर रूट। ए क्या होता है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन बोलो डिमांड बोलो सब एक ही बात है, बस ध्यान रखना रॉ मटेरियल का होना चाहिए। ओ का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसके बाद आपने फॉर्मूला सीखा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का, सिंपल फॉर्मूला एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है डिवाइड बाई ऑर्डर साइज क्या है। तीसरा टाइम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ ऊपर लिखो एक साल में कितने होते हैं, तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑर्डर से, वो टाइम गैप आपको पता चल जाएगा। चलो ठीक है, बस एक फॉर्मूला और याद करना है इसमें, टोटल कॉस्ट निकालने का। चैप्टर के अंदर मतलब ईओक्यू टॉपिक के अंदर जो ये 4 फॉर्मूले लगते हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। ये भी आपको एग्जाम्पल जो बता रहे थे उसमें सिखा दिया था, अभी बस वही चीज यहाँ लिख देंगे जब सवाल में भी आएगा। तो अब एक वैरायटी जैसे सवाल अभी आपने देखे तो वैसे ही रहती छोटे सवालों की, जहां आपसे सीधा कहेगा यूक्यू भैया निकाल दो, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लो भैया, बहुत ज्यादा टाइम गैप निकाल देगा। इसकी वैल्यू समझ लो बहुत ज्यादा 2 3 4 नंबर की। एक सवाल में क्या होगा, अब इसमें एक चीज और इनबिल्ट करेगा, जानते हो क्या कहेगा, देखो क्या कहेगा, क्वेश्चन में 15 देखो, प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम कह रहा है एनुअल डिमांड हमारी 8000 है, तो चलो ए हो गया 8000, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट है 200 रुपए, तो ये ओ हो गया, सी इससे निकाल लेंगे, 20% दे रखा है 400 रुपए, तो 400 रुपए का 20% निकालोगे तो सी 80 आ जाएगा, ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर्मूले पे डाल दोगे ईओक्यू भी निकल जाएगा जो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ईओक्यू निकालना है, तो हमने चलो ईओक्यू कैलकुलेट कर लिया, 2 इंटू 8000 इंटू 200 डिवाइड बाई 400 का 20%, बताओ कितना हुआ बेटा ये सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब आगे की बीमारी समझना,
देखो बेटा, ईओक्यू आपकी हेल्प वहीं तक कर पाता है जब तक डिस्काउंट पिक्चर में ना आए। क्या बताया हमने? अगर सप्लायर आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो जो ईओक्यू क्वांटिटी निकले उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, वही मंगाओ चुपचाप, बस आंख बंद करके ईओक्यू तुम भरोसा कर सकते हो। लेकिन अगर पिक्चर में क्या आ जाए, ठीक है, क्योंकि देखो ईओक्यू फॉर्मूला तुमको ही पता है, तुम सामान मंगाने वाले हो, वो क्या सप्लायर इतना बड़ा उसको नहीं पता होगा? वो उसको भी पता है कि तुम ईओक्यू निकलबे करी हो, वही मंगाई हो हर बार। तो वो देता है फिर लालच, कहता है बेटा ऐसा करो, अगर तुम 4-4 हजार करके ले लो हमसे तो हम तुमको क्या देंगे, 4% का। अब तुम्हारे खोपड़ी काम नहीं कर रही कि साला 4 हजार एक बार में मंगाई, कि 200-200 जो ईओक्यू कही रहा उसकी बात मानी। तो ईओक्यू तब तक ही आपकी हेल्प कर पाता है जब तक पिक्चर में क्या हो, डिस्काउंट ना आए। अब डिस्काउंट अगर पिक्चर में आ गया तो कैसे चुनाव कर पाए कि 200-200 मंगाया जाए कि 4-4 हजार करके मंगाया जाए, कैसे चुने हम? तो फिर एक ही रास्ता है, इन दोनों जो आपके पास चॉइस बची, एक 200-200 मंगाने की और एक 4 हजार, इन दोनों की क्या निकाल लो, टोटल कॉस्ट निकाल लो एनुअल फॉर्म में, और जिसमें कम आ जाए वही सेलेक्ट कर लो। समझ रहे? मतलब इसका फिर हम चूजिंग ऑप्शन क्या कर सकते हैं, जब तक टोटल कॉस्ट एनुअल ना निकाल लें तब तक आपका काम नहीं चल पाता। जबकि ईओक्यू खाली निकालना होता तो कॉस्ट नहीं निकालनी पड़ती, ईओक्यू बता देता, वो उतना मंगाने लगते, बात खत्म हो जाती। समझ लो? तो अगर डिस्काउंट पिक्चर में आता तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एनुअल कॉस्ट, और एनुअल कॉस्ट जिसकी कम आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अब मुद्दा सर है कि एनुअल कॉस्ट निकलेगी कैसे? वैसे ही निकलेगी जैसे हम अभी निकलवाए थे पिछले एग्जाम्पल में आपको बता के। अब उस एग्जाम्पल में एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले यूज हुए थे, उनको इन फॉर्मूलों को यहां लिख देते हैं तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। परचेज कॉस्ट कैसे निकाली थी, एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, दैट इज ए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, परचेज प्राइस से। परचेज प्राइस क्या चल रहा है, पर यूनिट रॉ मटेरियल का। तो ए को अगर परचेज प्राइस से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परचेज कॉस्ट आ जाएगी एनुअल। ये जो कॉस्ट निकलती है वो हमेशा कैसे निकलनी चाहिए, सालाना फॉर्म में निकलनी चाहिए। तो साल सिंपल है, साल भर में कितना तुमको मंगाना है और क्या प्राइस पड़ रहा है, वही तो है फॉर्मूला, और क्या है। भले तुम 200-200 करके मंगाओ, चाहे 400-400 करके मंगाओ, चाहे 4-4 हजार करके मंगाओ, साल भर में उस सवाल में मंगाना तुमको 8,000 है, तो पैसा तो 8,000 का लगी। तो ए इंटू परचेज प्राइस सीधा कर देते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ओ। ओ का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ, कितने ऑर्डर साल भर में करने हैं और एक ऑर्डर में क्या पैसा खर्चा हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ओ, या ओ इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर, साल भर में कितने ऑर्डर करने हैं और एक ऑर्डर में आपकी क्या कॉस्ट लग रही है। और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो। तो ए इंटू परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है, ये कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है।
हाँ बड़ा आई थिंक लिख लिया होगा। तो अब हमें जो ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, नहीं क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे थे हम लोग। ये बी पार्ट का डिसाइड करने के लिए देखो, बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि क्या मुझे जो क्वांटिटी ऑफर डिस्काउंट ऑफर आया है कि 4000 खरीदो तो आपको क्या दे देंगे हम लोग, 4% डिस्काउंट, उसको स्वीकार करें कि ना करें ये बताना है। तो ये बता सकते हैं जब हम एनुअल कॉस्ट निकाल लें, वही कॉस्ट का यहाँ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे वही वाले। तो देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो ईओक्यू पॉलिसी हो गई जिसमें आपसे ईओक्यू कितना मंगाने की बात कर रहा है एक बार में 200, तो इसमें ऑर्डर साइज कितना हो गया हमारा 200 यूनिट। और डिस्काउंट में एक बार में कितना मंगाने का कह रहा था सवाल 4000, तो इसका ऑर्डर साइज कितना हो गया 4000 यूनिट। कोई समस्या? अब देखो जब आप ये ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे तो यहाँ आपको नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऊपर ही निकाल लो। कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, साल भर में मंगाना कितना है और एक बार में कितना मंगा रहे हैं। साल भर में मंगाना कितना है और एक बार में आप कितना मंगाओगे। यहां एक बार में हम 200 मंगा रहे हैं, यहां एक बार में हम 4000 मंगा रहे हैं। कितना है यहां पे आया 40 ऑर्डर और यहां पे कितना आया 2 ऑर्डर। कोई समस्या बेटा? अब इधर देखो, परचेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताया था हमने, ए इनटू परचेज प्राइस। यहां जो प्राइस लग रहा था वो देख लो सवाल में कितना लग रहा था 400 रुपए, लेकिन यहां 400 नहीं लगेगा, यहां 400 में 4% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 400 रुपए में 4% माइनस कर दो, कितना आया 384। समझ लो, तो डिस्काउंट की वजह से परचेज कॉस्ट दोनों में चेंज हो गई। लेकिन जो ये वाला एग्जांपल हम कर रहे थे पहला वाला, इसमें देखो परचेज कॉस्ट सेम आई थी दोनों में। रीजन ये है कि वहां डिस्काउंट लग नहीं रहा था, वहां डिस्काउंट था नहीं पिक्चर में, यहाँ डिस्काउंट पिक्चर में आ गया है। तो डिस्काउंट होगा तो दोनों की परचेज कॉस्ट अलग आएगी। चलो ठीक है, बताओ जरा कितना हुआ। ये हो गया 32 लाख और ये कितना हुआ बेटा 30 लाख। कोई समस्या? आगे चले हम लोग, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ओ, और ओ हमारा सवाल में कितना है 200। एक ऑर्डर प्लेस करने में कॉस्ट कितनी लग रही है 200, और कितने ऑर्डर बना रहे हो, इसमें 40 ऑर्डर करने पड़ते हैं और इसमें करने पड़ते हैं सिर्फ 2 ऑर्डर, 8000 और 400। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती 1/2 इंटू ऑर्डर साइज। यहां भी 1/2, लेकिन यहां ऑर्डर साइज कितना है 4000, यहां ऑर्डर साइज कितना है हमारा 200, इंटू क्या था सी। और सुनो सी कितना है हमारा 80 नहीं, सी कितना है 20% है प्राइस का। तो जैसा ही प्राइस बदलेगा सी अपने आप बदलेगा। सी 80 थोड़ी ना है, सी 20% है प्राइस का। तो यहां हमें अपने प्राइस का 20% लिखना है और यहां अपने नए प्राइस का 20% बदलना है, क्योंकि सी की डिपेंडेंसी है प्राइस पे। जैसे ही प्राइस चेंज होगा सी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। अब इस पॉइंट में गलती कर सकता है बच्चा, गलती से यहां से 80 भी लिख दी, उधर 80 लिख दी, सवाल का काम लग गया। चलो मल्टीप्लाई करो, दो कितना आया यहां कितना आया हाँ बेटा 1 लाख। ठीक है कितना आ रहा है, चलो ठीक है एडिशन करके बताओ। यहां तो हो गया 32,16,000 और यहां कितना हो गया तो देखो अभी भी ईओक्यू में ही सस्ता पड़ रहा है, तो मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट क्या हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो डिसीजन लिख देंगे अपना, ठीक है। क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर शुड नॉट बी, और अगर डिस्काउंट में सस्ता पड़ जाता तो नॉट ना लगाते, शुड बी एक्सेप्टेड लिख देते। समझ में आया? अब दो चीजें और समझ लो फिर सब नोट करना है। अभी देखो शुरुआत में ही आज की क्लास में हमने बताया था कि जब आप ईओक्यू पे रहते हो तो आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ जाती है
बराबर आ जाती। और यहाँ देखो बराबर आई। जब आप ईओक्यू में कर रहे थे तो देखो ये 8,000 और ये 8,000 बराबर नहीं आया क्या? ठीक है। तो हमेशा जब ईओक्यू का आप कॉस्ट निकालोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? सेम टू सेम आ जाएगी। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो एक हल्के से हिंट मिल जाती कि हाँ सही चल रहा है सवाल कि नहीं सही चल रहा है। कहीं गड़बड़ कर रहे होगे तो थोड़ा अनुमान लग जाएगा तुमको। ये बात समझ में आती है बेटा? अब तुम कहोगे सर यहाँ फिर काहे बराबर नहीं आई? तो यहाँ थोड़ा बहुत कम ज्यादा आया था, यहाँ 7100 आया था, यहाँ 7,000। जब भी आप क्या करोगे कि जो आपके ईओक्यू आएंगे वो कभी पॉइंट में चले जाएंगे। जैसे इकट्ठा 200 आया था, ना कुछ आगे ना पीछे। जबकि इसका निकाले थे तो देखो कुछ राउंडिंग ऑफ करके तुमने लिखा था। फिर से निकालो जरा इसका देखो कितना आया। हाँ बेटा। अच्छा नहीं ये यूनिट 28.42। तो इसको थोड़ा सा आपने राउंडिंग ऑफ करके लिखा है। तो जब भी ईओक्यू की क्वांटिटी को आप थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ करके लिखोगे तो ये बराबरी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आसपास आएगा, वरना तो एकदम बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ईओक्यू क्वांटिटी को आपको थोड़ा हल्का सा राउंडिंग ऑफ करना पड़ा है तो इसकी पिक्चर में क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। तो अगर मान लो 10, 20, 50 रुपया आगे पीछे आ रहा है तो ये ना समझो कि हाँ एग्जाम में सवाल गलत हो रहा है। हो सकता है कि ऐसा हो कि हाँ एडजस्टमेंट करे हो, हल्का फुल्का राउंडिंग ऑफ करे होगे तो यहाँ 10, 20 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये कह सकते हो या तो बराबर आएगा और या फिर एकदम आसपास आएगा। वो 7100 है तो 7,000, 70, 20, 30 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। समझ में आई बात है? लॉजिक समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसे समझा दिया कि मान लो कभी कभी क्या बच्चा का कुछ फॉर्मूला कुछ और लगा दी, यहाँ पता लिख के आवा 1,00,000 रुपया, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। 7100 है तो यहाँ 7100 के आसपास आ रहा तो इसका मतलब गाड़ी ठीक चल रही है। यही पता लगा 45,000 आ जाए या 50 रुपया खाली है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो। रीचेक कर सकता है आदमी। समझ में आ गया? तो इस ईओक्यू वाले टॉपिक में यही 4 फॉर्मूले का यूज। ईओक्यू वाले में एक सवाल और है वो भी करा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। हाँ बेटा क्वेश्चन पढ़ा? तो देखो क्या कह रहा है, सवाल पढ़ा देते हैं। अनिल लिमिटेड है जिसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 36,000 यूनिट इन 6 इंस्टॉलमेंट। मतलब अभी ये जो है साल भर में चाहिए 36,000 और अपने दिमाग से 6,600 करके मंगा रहे हैं। 6,000 कैसे पता चला? 6 भाग में मंगाते हैं। ठीक है, मतलब अभी का क्लियर है कि ये 6 बार ऑर्डर करते हैं और कितना मंगाते हैं एक बार में? 6,600। समझ में आई पिक्चर? फिर इनकी यूनिट कॉस्ट है, मतलब परचेज प्राइस है 1 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25%, कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू, मतलब परचेज प्राइस का 20%। आपसे सवाल में क्या बोला गया है कि एनुअल कॉस्ट बताओ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी की। तब अभी जैसे 6,600 करके मंगा रहे थे तो ऐसे में इनको सालाना कितना खर्चा करना पड़ेगा, पहले ये निकाल लेते हैं।
तो भैया परचेज कॉस्ट निकाल लो, मंगाना है साल भर में कितना आपको 36,000 और प्राइस कितने का है 1 रुपए का, तो ये हो गई कितनी कॉस्ट 36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि कितने हैं 6, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही 25 रुपए की, तो ये हो गया आपका 150। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो 1/2 इंटू ऑर्डर साइज और इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 1 रुपए का 20%, 1 रुपए का 20%, तो कॉस्ट लग रही कितनी 36,750। कोई समस्या, आगे देखो क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट, हाउ मच मनी कैन बी सेव बाय यूजिंग ईओ, यानी अगर ईओक्यू के हिसाब से चलें तो हम कितना पैसा, क्योंकि तो इसको भी पता है कि अगर ईओक्यू के हिसाब से चलेंगे तो पैसा बचेगा, इसे तो कह रहा पैसा कितना बचेगा बताओ, क्योंकि जब तक डिस्काउंट नहीं है हमेशा ईओक्यू ही सस्ता पड़ेगा। तो आपसे क्या पूछा है कि अगर मैं ईओक्यू के हिसाब से चलूं तो कितना पैसा मैं बचा लूंगा, कैसे पता लगाएंगे, हमें ईओक्यू पॉलिसी की भी क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सेविंग, जिसके लिए हमें ईओक्यू पॉलिसी कॉस्ट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, ईओक्यू भी निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में डालें, तो ये कितना आ रहा हमारा 3,000, तो ऑर्डर साइज हो गया 3,000 और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे 36,000 डिवाइड बाई 3,000, यानी कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे हमें 12 ऑर्डर, और फॉर्मूले में डाल दो ए इंटू परचेज प्राइस, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू सी यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अभी बताया था ईओक्यू में ये दोनों नॉर्मली क्या हो जाते हैं बराबर बराबर आ जाते हैं, बराबर बराबर आ भी रहे हैं, टोटल कर लो कितना हुआ 36,600, तो सेविंग ड्यू टू ईओक्यू हो गई हमारी कितनी, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो अगर हम लोग ईओक्यू के हिसाब से चलते हैं तो हम लोग कितना पैसा बचा लेंगे 150 रुपए साल भर में बच जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, बताओ कोई परेशानी हो कोई डाउट हो तो बता सकते हो।